सो गाइस वी आर लर्निंग योर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय नॉन परफॉर्मेंस। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होना चाहते हैं लेकिन हमें परफॉर्म नहीं करना है तो उसके अंदर पहला रास्ता है आप दोनों अग्री हो जाओ म्यूचुअली, और आप दोनों एक्चुअली अग्री हो चुके हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म मत कीजिए, भले ही आपने प्रॉमिस कर दिया हो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का, फिर भी आप डिस्चार्ज हो जाओगे। नंबर 2 रास्ता आता है ब्रीच, जहाँ पे हम कहते हैं कि आपने एक पार्टी ने मना कर दिया और वो रिफ्यूज़ कर रहा है परफॉर्म करने के लिए, तो सामने वाली पार्टी क्या कर सकती है, वो रिफ्यूज़ कर रहा है तो पहले हम समझते हैं ब्रीच मतलब एक पार्टी अग्री हो रही है परफॉर्म करने, दूसरी वाली अग्री नहीं हो रही है, तो जो अग्री नहीं कर रही है उसको हम ब्रीच कहेंगे। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब बिकॉज ऑफ सम रीजंस ऑफ लॉ हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जैसे फॉर एग्जांपल डेथ हो चुकी है, कोई इंसॉल्वेंट बन चुका है, 3 साल का टाइम बारिंग हो चुका है, वॉट एवर। नंबर 4 देयर इज सम सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, जहाँ पे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो चुका है और बिकॉज वो इम्पॉसिबल हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना संभव नहीं है, इसलिए आपको परफॉर्म नहीं करना है, आप डिस्चार्ज हो गए विदाउट परफॉर्मेंस। पहली बात करें अग्रीमेंट म्यूचुअल की, तो यहाँ पे हम नोवेशन सीखते हैं कि अगर आपने नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया इन रिप्लेसमेंट ऑफ दी ओल्ड, तो आपको सिर्फ नया परफॉर्म करना पड़ेगा, जूना खत्म हो जाएगा। हम एग्जांपल लेते थे, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, अब हमने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा के बदले हमने ऑर्डर किया है सैंडविच, तो अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पुराना वाला परफॉर्म नहीं करना है, नया वाला परफॉर्म करना है। एक चीज़ याद रखना है हमें, इनोवेशन में पार्टी चेंज हो सकती है इनोवेशन में। नंबर 2 आता है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन में हम कहते हैं कि आपको परफॉर्म पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा ही करना है, बट मान लीजिए आपने पहले कहा था विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा, अब आपको विद चीज़ पिज़्ज़ा चाहिए, आपने पहले वेज कहा था अब आपको नॉन वेज चाहिए या जैन चाहिए, तो आपने वही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया बट ऑल्टर्ड फॉर्म में, तो आपको पुराना वाला परफॉर्म करना नहीं पड़ेगा, फिर भी आप डिस्चार्ज हो जाओगे। नंबर 3 आता है यहाँ पे मर्जर। मर्जर यानी जब आपके इंफीरियर सुपीरियर राइट्स मर्ज होते हैं तो सुपीरियर परफॉर्म करना है, इंफीरियर चला जाएगा। जैसे कि आप मैनेजर थे, आप सीनियर मैनेजर बन गए, तो अभी आपको मैनेजर की रोल खत्म कर दी, परफॉर्म नहीं करनी पड़ी, आप उसे डिस्चार्ज हो गए हो, जो है आपको सुपीरियर वाली परफॉर्म करनी पड़ेगी। नंबर 4 वेवर, जब आपने आपका राइट छोड़ दिया, जैसे आपने किसी को पैसे दिए हो और आप चाहते हो कि उसे पैसे ना लिया जाए क्योंकि वो बहुत फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आपने बोला जाने दे, छोड़ दे, मुझे तुझसे परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, मैंने तुझे छोड़ दिया, बख्श दिया। जैसे कोई बैंक की लोन फार्मर की लोन्स बैंक ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला वेव कर दो, तो उसे परफॉर्म करना नहीं पड़ेगा। नंबर 5 यहाँ पर है रेमिशन। रेमिशन यानी सेटलमेंट करना। सेटलमेंट यानी कि हम कुछ कम लेके सेटल कर रहे हैं, मतलब आप परफॉर्म करवा रहे हो लेकिन पूरा परफॉर्म नहीं करवा रहे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट है, जैसे 1 लाख रुपए का गुड्स था, हमने कहा 75,000 रुपीज़ लेके फिनिश करते हैं, तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया है, यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट को एट अ पार्ट परफॉर्म किया है लेकिन कुछ पार्ट तो परफॉर्म नहीं किया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिस्चार्ज बाय नॉन परफॉर्मेंस। एक पार्ट 1 लाख रुपए की चीज़ 80,000 में फाइनली ली, 20,000 रुपये नहीं दिए उसे, जहाँ पे हमने कमिटमेंट पूरे 1 लाख का पहले किया था, इसे कहते हैं रेमिशन। एक्सेप्टिंग समथिंग लेस देन अग्रीड फॉर। नंबर 6 आता है रेसिशन, जहाँ पे हम सी को कैंसलेशन कहते हैं, जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा का पूरा परफॉर्म करने से कैंसिल करके म्यूचुअली अग्री हो जाते हैं, उसे हम रेसिशन कहते हैं। यानी सर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो ना, हमसे नहीं हो पाएगा, लेट हो रहा है, ओके सर नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई रेस्टोरेंट हमने कहा वो अग्री हो जाते हैं, हम क्या कहेंगे, रेसिशन। हम सेकेंड पार्ट पे जाए तो उसको कहते हैं ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच यानी ऐसा ब्रीच जहाँ पे जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था उस दिन अगर आप परफॉर्म ना करो उसे एक्चुअल ब्रीच कहते हैं। एग्जाम्पल, लड़की शादी के दिन भाग गई। एंटीसिपेटरी ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के दिन के पहले वाले दिनों में अगर आपने क्या कहा कि मुझे परफॉर्म नहीं करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच कहते हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच, आई रिपीट समथिंग हियर, अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म 31 दिसंबर को करना था और आपने 1 जून को कहा कि भाई मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, मतलब मैं आपसे शादी नहीं कर सकती दिसंबर में, मेरे को किसी और से प्यार है, तो ये पार्ट में यहाँ पे सामने वाली परिवार कितने ऑप्शन होंगे, 2, या तो वो अभी का वो ओके बोल के कैंसिल कर दे आज का आज, जिससे वो अभी का भी डैमेजेस क्लेम कर पाएगा अगर कुछ हुआ है तो। अगर वो अभी क्या बोले, नो आई वॉन्ट टू वेट फॉर 31 दिसंबर, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी कर सकते हो और कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आपने कंटिन्यू करा है तो इस दिन, जिस दिन 31 आएगा तो वहाँ पे 2 बातें होगी, या तो वो आएगी या तो वो नहीं आएगी, या आई तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा, और नहीं आई तो उस दिन क्या माना जाएगा, ब्रीच, और उस दिन उसे एक्चुअल ब्रीच माना जाएगा और उस दिन का डैमेजेस उसे मिलेगा सामने वाली पार्टी को। अगर उसे कंटिन्यू किया है तो, कंटिन्यू नहीं किया है तो जिस दिन तोड़ा उस दिन मिलेगा। बट इस दोनों दिनों के बीच अगर उसे कंटिन्यू किया है और ये दोनों के बीच में क्या हो जाए, समथिंग विच मेक्स इट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, इम्पॉसिबल क्या, डेथ, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, फिर आप उसको ब्रीच नहीं मान सकते। समथिंग हैपेंस, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखा है उसके कॉन्ट्रैक्ट के 1 जून से 30 दिसंबर के बीच में कुछ होता है जिससे उसे परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्युटली वॉइड कहेंगे। ऐसे आगे हम जाए और तो इस एक्चुअली ब्रीच के बाद ऑपरेशन ऑफ लॉ में हमने कहा कि सर डेथ से पर्सनल स्किल्स वाले कॉन्ट्रैक्ट्स बाय लॉ परफॉर्म नहीं करने से मर चुका है, कुछ नहीं हो सकता।
नंबर 2 यहाँ पे आता है सर इंसॉल्वेंसी, जहाँ पे कोई बंदा इंसॉल्वेंस हो चुका है उसको परफॉर्म नहीं करना है बाय ऑपरेशनल लॉ। नंबर 3 टाइम बार, टाइम बार यानी 3 साल खत्म हो चुका, आपने केस नहीं किया, अभी आप केस कर सकते नहीं हो, ये आप याद रख सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ आ सकती है वॉर, आउटब्रेक ऑफ वॉर, वॉर हुआ तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे, वो परफॉर्म नहीं करने पड़ेंगे। लास्ट पर आता है हमारा सब सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी पे। सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी के रेफरेंस में हम यहाँ पे क्या सीखते हैं, तो सुपर विनिंग रेफरेंस, सुपर विनिंग इम्पॉसिबल हम सीखते हैं कि अगर कोई रीज़न से कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना इम्पॉसिबल हो चुका है, एंटर करते पॉसिबल था लेकिन परफॉर्म करते पॉसिबल नहीं है, उसके बीच में ऐसा कुछ हुआ जिसे पॉसिबल नहीं रहा, जैसे चेंज ऑफ लॉ। सर मोदी जी ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया, मुझे एक्सपोर्ट करना था, ऑर्डर आ चुका था, अब नहीं कर पाओ, क्यों, इट्स इम्पॉसिबल नॉट टू डू चेंज ऑफ लॉ, तो अभी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। नंबर 2 सर मैटर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सर जिस मैटर को बेचना था, खरीदना था, वो मैटर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अर्थक्वेक से या कोई और रीज़न से, वो एंटिक आइटम थी, वो स्पेसिफिक थी और डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो आपको परफॉर्म नहीं करना है। नंबर 3 फेलियर ऑफ प्री कंडीशन, हमने एग्जांपल मोदी जी का लिया था, मोदी जी आने वाले थे, हमने होटल बुक की थी, उस वहाँ से हमें देखना था, पर होटल वालों ने बुकिंग लिया था, उसी बेसिस पे हमारे होटल से आप मोदी जी को लाइव देख पाओगे फेस टू फेस, पर मोदी जी आए ही नहीं, कैंसिल ही हो गया पहले से ही, तो आपको होटल के पैसे वापस मिल जाएंगे, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है टू परफॉर्म होना, क्योंकि जो जिस लिए प्री कंडीशन के लिए आपने बुकिंग करा था वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सर इसमें क्या इम्पॉसिबल नहीं है, व्हाट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, व्हाट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। सो व्हाट इज़ नॉट इम्पॉसिबल के रेफरेंस में पहला पार्ट यहाँ पे जो आता है वो क्या है, क्या इम्पॉसिबल नहीं है। सर पहली चीज़ इम्पॉसिबल नहीं सर, अगर आपको डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस है, डिफ़िकल्टी यानी सर आपका वो चीज़ पॉसिबल है लेकिन बहुत दूर पड़ रहा है, बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा है, रास्ता एक बड़ा शॉर्टकट रास्ता बंद हो चुका है, बहुत घूम के जाना पड़ेगा, ये सब को हम क्या कहेंगे, डिफ़िकल्टी, इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे। यानी एक रास्ता हो यहाँ से यहाँ जाने का, ये रास्ता है, अभी रास्ता बंद हो गया, तो रास्ता अभी कैसा है, अब यहाँ से घूम के, यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ पे आना है, आपने अगर माल डिलीवर नहीं करो, क्यों, अभी रास्ता बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्टी को इम्पॉसिबल नहीं कहते, आपने अगर कहा था कि मैं रास्ता डिलीवर करूँगा तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपने ये कहा होता कि मैं यहीं पे करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा, तो आप बच जाते, आपने ऐसा ना कहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी बन सकता है, साकिब रोगलू वैसे नोबली थोड़ी केस स्टडी है ये। उसके अगर आगे जाए, उसके अगर अगर हम और आगे जाए तो सेकेंड रेफरेंस में हमारा पार्ट यहाँ पे आता है सर कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। सर आपने 100 रुपये में चीज़ खरीदनी थी और 120 में बेचनी थी, यहाँ पे आपने इसको येस कहते हैं मैं आपको 120 में बेचूंगा, देखिए आप जब माल खरीदने गए तब माल का भाव 115 नहीं, 100 रुपये नहीं, 140 हो चुका था। अब आपको अरे बाप रे, मैंने उसको कमिटमेंट 120 का दे दिया, मैंने होने में कमिटमेंट लिया नहीं था, अब अगर मैं कमिटमेंट लेने जाता हूँ तो मुझे बहुत भारी पड़ेगा, लॉस होगा, मैं माल नहीं दूंगा, इम्पॉसिबल। अरे भाई कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, तुमको धंधे में लॉस हो रहा है तो तेरा प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम, तुझे 120 में देना पड़ेगा, और तो नहीं दिया तो उसे ब्रीच माना जाएगा, उसे इम्पॉसिबल मान के तू बच नहीं सकता, तो इसको इम्पॉसिबल नहीं कहा जाता। तीसरा पार्ट कहता है स्ट्राइक लॉकआउट्स। सर कोई स्ट्राइक्स आ गए, लॉकआउट्स आ गए, तो सर स्ट्राइक लॉकआउट्स आ गए हैं फिर भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, स्ट्राइक लॉकआउट से आप बच नहीं सकते। आपके आपके अग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने ऐसा लिखा हो कि स्ट्राइक लॉकआउट होने से मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म डिले करूँगा, टाइम पे नहीं करूँगा, आप मुझसे डैमेज क्लेम नहीं कर पाओगे, ऐसा लिखा है तो आप बचोगे, नहीं तो आप नहीं बच सकते। आप ऐसे सब चीज़ों से भी, एक्ट ऑफ गॉड से भी आप यहाँ पे डैमेजेस से बच नहीं सकते अगर डिले हुआ है तो, प्रोवाइडेड आपने कोई अग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लॉज लिखा नहीं था जिससे आप बच सको। और लास्ट पार्ट ऑब्जेक्ट, फेलियर ऑफ वन ऑब्जेक्ट फेल हुआ है। सर अगर ऑब्जेक्ट एक फेल हुआ है, जैसे मैंगो और ऑरेंज, मैंगो का एक्सपोर्ट बैन हुआ तो ऑरेंज क्यों नहीं बेचा, ऑरेंज इम्पॉसिबल नहीं था, तब वो करना पड़ेगा। फेलियर ऑफ वन ऑब्जेक्ट से बाकी वाला ऑब्जेक्ट वॉइड नहीं माना जाएगा, पॉसिबल माना जाएगा, नहीं किया तो डैमेजेस ब्रीच मान के डैमेजेस क्लेम किया जाएगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू।